सबसे अहम बात जिस पर कि आज हमें डिस्कशन करना है वो 27 अक्टूबर जो कि कश्मीर पर नाजायज कब्जे के खिलाफ आज यौम स्याह मनाया जा रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ कश्मीरी अपनी आज़ादी के लिए एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं। भारतीय फौज की वादी में आमद का दिन यौम स्याह के तौर पर मनाया जा रहा है। एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, वो आप देखिए। उसके बाद इस पर बात करेंगे कि सूरत हाल क्या रहने वाली है और कब कश्मीरियों को आज़ादी मिलेगी। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ कश्मीरी भी एहतजाज कर रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि मुल्क भर में ही मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी है। कश्मीरी बहन भाइयों से ज़ाहिर चहती किया जा रहा है। इस्लामाबाद का रुख करेंगे जहां पर अनवर अब्बास इस वक्त एहतजाजी मुजाहिरीन के साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि इस वक्त उनके तासुरात क्या हैं। जी अनवर अब्बास। जी बिल्कुल, दफ्तर ख़ारजा से आज सुबह यौम स्याह की रैली बरामद हुई जिसमें दफ्तर ख़ारजा हुक्काम मौजूद थे, सेक्रेटरी ख़ारजा मौजूद थे। रैली अपने तयशुदा रास्ते पर रवाना हुई। वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट के करीब पहुंच के 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई, सायरन बजाए गए और हर किस्म की ट्रैफिक को रोक दिया गया। रैली अपने रास्ते पर चलती रही जहाँ पे मुख्तलिफ सरकारी मुलाजमीन भी इसमें शामिल हुए, सेक्रेटेरिएट में जॉब करने वाले अफराद भी शामिल हुए। उन्होंने कश्मीरियों से भरपूर इज़हार यकजहती किया। बड़ी तादाद में स्कूल के बच्चे भी मौजूद हैं जिन्होंने अपने हाथों में कश्मीरी और पाकिस्तानी परचम थाम रखे हैं। इस वक्त रैली डी चौक में मौजूद है और यहाँ पे खिताब का सिलसिला शुरू हो चुका है। वफाकी निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात सोलंगी, मुर्तज़ा सोलंगी, मशाल मलिक और दीगर रहनुमा यहाँ पे रैली से खिताब करेंगे और कश्मीरियों के साथ अपने यकजहती की तजदीद करेंगे। कश्मीरियों को अपनी अखलाकी, मादी और हर किस्म की सिफारती हमायत का यकीन दिलाएंगे और रैली में भरपूर अंदाज से आज यौम स्याह के मौके पर कश्मीरियों के साथ खड़े होने के अज़म की तजदीद की जाएगी। जी ठीक है अनवर अब्बास, बहुत शुक्रिया, आपने हमें हाल से अपडेट किया और अब इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। फॉर्मर हाई कमिश्नर इंडिया अब्दुल बासित साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, साबिक सफ़ीर भी रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बासित साहब, वेलकम टू आवर शो। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बासित साहब, ये जो गैर कानूनी तसल्लुत था जिसके 76 साल मुकम्मल हो गए हैं, मुल्क भर में भी एहतजाज हो रहा है, लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ भी एहतजाज हो रहा है, ये जो कुछ किया गया ये गैर कानूनी इकदाम सलामती काउंसिल की करारदादों और जेनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है सरीहन। क्यों आज तक इस पर कुछ हो नहीं पाया और ये तसल्लुत खत्म नहीं करवाया जा सका? इसके पीछे फैक्टर्स क्या इन्वॉल्व हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्र सहरिश मुझे अपने प्रोग्राम में लेने का। बड़ा अच्छा सवाल आपने कर दिया और यही सवाल आज के जो हम ये अपनी यकजहती का इजहार कर रहे हैं कश्मीरियों के साथ, इस बात का मुतकाज़ी है कि हम ज़रा जहाँ यकजहती का इजहार कर रहे हैं वहाँ ये भी सोचें, रिफ्लेक्ट करें कि क्यों आज तक 76 सालों तक यही मामला चल रहे हैं। हम यौम यकजहती मना देते हैं, चाहे वो 27 अक्टूबर हो, 5 अगस्त हो, अब या 5 फरवरी हो या 5, तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि इस बात का तकाजा करती हैं कि हम सोचें। मेरे ख्याल में बहुत सी माजी में हमसे गलतियाँ हुई, हमने इनकन्सिस्टेंट एक लिहाज से अपनी जो पॉलिसीज़ थी उसमें सही रब्त पैदा नहीं किया और हम जो सफारती एतबार से भारत से हमें प्रेशर बिल्ड करना चाहिए तो वो हम नहीं कर पाए बदकिस्मती के साथ। और इसी वजह से भारत ने जो 5 अगस्त 2019 को इक़दाम लिए उससे और उसको एक लिहाज से इनकरेजमेंट हुई कि जी अब मामला तो मेरे लिए ठीक है। तो अब देखना ये है कि हमने किस तरह आगे बढ़ना है। फ़लस्तीन के मामला भी हमारे सामने है। ये बात तो तय है कि दुनिया की कोई ताकत, कितनी सी बड़ी ताकत भी हो, वो इनडेफिनेटली या हमेशा के लिए जो लोगों की आज़ादी है उसको सल्व नहीं कर सकता। तारीख में मौके आते हैं, उतार चढ़ाव भी तहरीकों में आते रहते हैं, लेकिन बिल आखिर इन तहरीकों को कामयाबी मिलती है। अब इस वक्त के हालात अगर आप देखिए तो मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जितनी भी हुर्रियत क़यादत है वो पिछले कई सालों से पाबंद सलासल है और ख़ास तौर पे कुछ लोग जिस तरह डॉक्टर कासिम फख्तू हैं वो तो पिछले 30 साल से तिहाड़ जेल में हैं। उनकी जो बेगम हैं आसिया अंद्राबी वो भी जेल में है। तो एक लिहाज से सियासी वैक्यूम है इस वक्त मकबूजा जम्मू और कश्मीर में। जो नौजवान नस्ल है वो कुछ करना चाहती है, उनको आज़ादी मिले, लेकिन सबसे पहला तो क्वेश्चन यही है कि किस तरह इस सियासी वैक्यूम को पुर किया जाए। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की खिलाफी सफाती जिम्मेदारी है कि वो दुनिया के हर फोरम में ये आवाज़ उठाए और भरपूर आवाज़ उठाए, कंसिस्टेंसी के साथ आवाज़ उठाए कि जितने भी ये सियासी कैदी हैं इनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए।
उसके बाद ऑब्वियसली साहब ने बिल्कुल सही कहा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस हैं, OIC की रेजोल्यूशंस हैं। 5 अगस्त 2019 के बाद एक लिहाज से हम इस डेड लॉक का शिकार हैं कि किस तरह इस डेड लॉक से बाहर आया जाए। भारत का और जिस तरह इसराइल का भी मानता है कि ये जो जद्दोजहद है आज़ादी की, ये टेररिज्म है, ये दहशत गर्दी है। तो ये दोनों जो ऑक्युपाइड फोर्सेस हैं, इन दोनों का एक ही अगर आप देखिए तो इनका नैरेटिव है, एक ही ट्रैजेक्टरी है कि वो इन तहरीकों को दुनिया के सामने दहशत गर्दी के तौर पे पेश करना चाहते हैं। तो हमारे लिए ये भी लाजिम है कि हम चीज़ों को सही पर्सपेक्टिव में लोगों के सामने लाएं। अच्छा बासित साहब, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि रीच आउट करें, सही पर्सपेक्टिव में लोगों के सामने भी इनको लेके आएँ। मुझे ये बताएगा कि आप माशाल्लाह से ऑन ग्राउंड रियलिटी ज़्यादा बेहतर जानते हैं क्योंकि आप वहाँ पे हाई कमिश्नर रहे हैं। आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि वहाँ पर सोच क्या प्रिवेल करती है और ये मसला क्यों हल नहीं हो पाया। पिछले अदवार में जो हुकूमतें रही हैं, कई बार हमने ये सुना कि मसला कश्मीर हल होने के करीब था, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हो गया कि फिर से दूरियां पैदा हो गईं। और मुशर्रफ साहब ने भी बहुत कोशिश की। मियाँ साहब का ताल्लुकात इंडियन गवर्नमेंट के इस तरह के रहे हैं कि शादियों में आना जाना सारा कुछ सबके सामने है। अभी जो मौजूदा सिचुएशन है, आगे भी पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहा है और गवर्नमेंट इंशाल्लाह जो भी बनेगी स्टेबल एक गवर्नमेंट आएगी, आपको क्या लग रहा है होना क्या चाहिए? यहाँ पर चंद एक जमातें जो इक़्तिदार में रही हैं, आपको क्या लगता है कि किसके टर्म्स इतने अच्छे रहे हैं कि वो आगे चलकर इनके साथ बेहतर तरीके से बात कर सकता है? देखिए, यही चीज़ें हैं जिसमें बड़ी एहतियात लाजिम है। जब भी गवर्नमेंट तब्दील होती है या गवर्नमेंट्स तब्दील होती हैं तो वहाँ एक मुख्तसर सी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलती है, क्योंकि नई हुकूमतों को एक मौका मिलता है कि वो इश्यूज़ को रीविजिट करें और देखें कि कहाँ कहाँ मामलात आगे चल सकें। लेकिन मैं चाहूँगा कि जिस तरह प्रेसिडेंट मुशर्रफ से गलतियाँ हुई और बाकी हुकूमतों से ही बहुत गलतियाँ हुई, इस वक्त भी एक बड़ी गलती हम कहीं ना कर लें। मुझे ये एक लिहाज से मेरी फोर वार्निंग आप समझ लें है। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ और अपने तजुर्बे की बुनियाद पर ये कह सकता हूँ कि अगर गवर्नमेंट, ऑब्वियसली पाकिस्तान में भी इलेक्शंस होंगे, भारत में भी इलेक्शंस होंगे, जो भी गवर्नमेंट्स आती हैं, पाकिस्तान की ये लाजिम होगा कि वो किसी फॉर्मल मुज़ाकरात की तरफ न जाए, क्योंकि हमने माजी में देखा कि जब भी हमने भारत के साथ मुज़ाकरात किए हैं, हमने अपनी कश्मीर पॉलिसी को कमज़ोर किया है। इसलिए बेहतर ये होगा किसी भी नई हुकूमत के आने के लिए कि रादर देन कि हम भारत के साथ एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मल डायलॉग करें, ज़रूरत ये होगी कि बैक चैनल पे किसी थर्ड पार्टी के जरिए, बिल्कुल वो सामने ना हो, बैक चैनल ही हो, उस पर हम अप फ्रंट कश्मीर पे डिस्कशन करें और उसको रिजॉल्व करें। क्योंकि अगर हम बाकी इशू से बात करना शुरू कर दी तो आप यकीन जानिए कि कश्मीर का जो हमारा कॉज है मजीद कमजोर होगा, जो माजी में होता रहा है। भारत ने हमेशा मुज़ाकरात को इस्तेमाल किया है कश्मीर को ऊपर से पुश डाल दे। मेरे ख्याल में हमें कुछ फ़लस्तीन से भी सीखना चाहिए, जिस तरह इसराइल वहाँ पे काम कर रहा है, तो हमें भी अपनी स्ट्रैटेजी एक बनानी पड़ेगी, क्योंकि जो नेशनल कंसेंसस पाकिस्तान में है वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कश्मीर पे। बिल्कुल, जो आपने सोचती हूँ आवाम भारत कश्मीर के साथ खड़ी हैं, तो ज़रूरत इस अमर की है कि हम खुद पहले जो है कश्मीर के कॉस्ट को लेकर आएँ, ऊपर लेकर आएँ, तभी दुनिया हमारे साथ खड़ी होगी। अगर हम खुद कश्मीर पे इनकंसिस्टेंट हैं, हमारी कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी नहीं है, तो हम दुनिया से क्यों तवक्को रखेंगे कि दुनिया हमारे साथ खड़ी हो? बिल्कुल आपने ठीक कहा, के साथ खड़ी हो। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ऐसा ही है। जब तक हमारी अपनी कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं होगी, स्ट्रेटेजी नहीं होगी, तो हम ये कैसे एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि कोई और हमारे मसले में बात करेगा और उस तरीके से हल निकालने की कोशिश करेगा, जो कि जिम्मेदारी हमारी है। बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।